हमें कोलरॉश लॉ के एप्लीकेशंस को पढ़ना है। व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ कोलरॉश लॉ। और कोलरॉश लॉ के एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं प्रैक्टिकल पर्पज से और वैसे भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉश लॉ। ठीक है, इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं। उन एप्लीकेशंस को हमको वन बाय वन समझना है, बहुत ध्यान से समझना है। फर्स्ट एप्लीकेशन में इसका बताना चाहूंगा। इसका फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो एप्लीकेशन है टू नो द लैम्डा एम नॉट और लैम्डा EQ नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। गिवन इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, यदि मान लीजिए कहीं लैब में कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है तो वहां यही वर्ड यूज किया जाता है, गिवन सोल्यूशन, गिवन इलेक्ट्रोलाइट, तो वहां पर ये गिवन इलेक्ट्रोलाइट होगा, वरना आप सिंपल इलेक्ट्रोलाइट कह सकते हैं। इसका ये फर्स्ट एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये कहता है कि अगर मान लीजिए इस तरह के कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, देखिए मैं आपको सामने लिख रहा हूं, पहले मैं एग्जांपल बता रहा हूं, उसके बाद स्टेटमेंट अपने आप ही तैयार हो जाएगा। देखिए कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स की सीरीज देख लीजिए। सपोज कीजिए मैं इलेक्ट्रोलाइट लिख रहा हूं यहां पर CH3COO सोडियम एसीटेट। दूसरा इलेक्ट्रोलाइट मैं यहां लिख रहा हूं, उसका नाम है एसिटिक एसिड CH3COOH। ठीक, तीसरा मैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट लिख रहा हूं, उसका नाम है NaCl सोडियम क्लोराइड। और चौथा मैं जो लिख रहा हूं वो है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये चार इलेक्ट्रोलाइट मैंने यहां पर लिख दिए हैं। और आप जानते हैं कि कोलरॉश लॉ में तो जो इसका Na है और जो इसका Na है उसकी वैल्यू सेम है, जो इसका H है और जो इसका H है उसकी वैल्यू सेम है, और जो इसका Cl है और जो इसका Cl है उसकी लैम्डा M और लैम्डा EQ वैल्यू सेम है, और जो ये एसीटेट आयन है एसिटिक एसिड का और जो सोडियम एसीटेट का एसीटेट आयन है उनकी भी वैल्यू सेम है। यानी कि इनको हम किन्हीं 2 या 3 को प्लस करके उसमें से अगर कोई माइनस कर दें तो इसका मतलब है वो वैल्यू वहां से पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। मान लीजिए मैं ये सोडियम एसीटेट है, इसमें से मान लीजिए मैं एसिटिक एसिड को माइनस कर दूं तो क्या होगा, तो ये होगा कि ये एसीटेट वाली वैल्यू ये तो कैंसिल ही हो जाएगी। अगर मान लीजिए मैं NaCl और HCl का डिफरेंस निकालूं तो उसमें से Cl की वैल्यू वो तो कैंसिल हो जाएगी, जो मुझे मिलेगा वो तो Na और H के बीच का लैम्डा M नॉट या लैम्डा EQ नॉट होगा। तो मान लीजिए यहां पर मुझे कोई 3 वैल्यूज पता है, मान लीजिए मुझे यहां पर कोई 3 वैल्यूज पता है, तो मैं उसकी मदद से चौथा इलेक्ट्रोलाइट जो है उसकी लैम्डा M नॉट और लैम्डा EQ नॉट निकाल सकता हूं। देखिए जरा कैसे, जरा ध्यान से देखिए, 4 हैं, किनको जोड़कर किसको सब्सट्रैक्ट किया जा सकता है जिससे कि हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को प्राप्त कर लें। देखिए जरा, अगर मैं सोडियम एसीटेट और HCl, ध्यान दीजिए, सोडियम एसीटेट और HCl इन दोनों को मैं अगर प्लस कर दूं और उनमें से NaCl को माइनस कर दूं तो एसिटिक एसिड आ रहा है या नहीं आ रहा है। सपोज कीजिए इसकी वैल्यू मुझको दी गई है क्या, X ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करना है, मेरे पास नहीं है। इसकी वैल्यू है Y ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और यहां इसकी वैल्यू है Z ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो क्या कर सकता हूं मैं ये कह सकता हूं कि लैम्डा M, I am bound to rub
these sentences मैं कर सकता हूं लैम्डा एम इनफाइनाइट एम किसके लिए, एसिटिक एसिड के लिए, ये क्या होगा, ये होगा, इन दोनों को मैं प्लस करने जा रहा हूं, किसको, लैम्डा एम नॉट CH3 COONA प्लस क्या, प्लस में HCl लैम्डा एम नॉट HCl, और इसमें से मैं माइनस क्या करूंगा, मैं माइनस करूंगा NaCl को, इन दोनों को यहां पर प्लस किया है और माइनस कर रहा हूं मैं इसमें से NaCl को, लैम्डा एम नॉट NaCl। तो क्या होगा, इस Na से ये Na कैंसिल हो जाएगा, इस Cl से ये Cl कैंसिल हो जाएगा, और जो मिलेगी वैल्यू वो इसके लैम्डा एम के बराबर होगी। इतना आसान है। तो ये आपको समझ में आया। मैं एक और एग्जांपल आपको बताना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि इसकी जगह कोई इस तरह का एग्जाम्पल हो जिसमें कि डाइवेलेंट या ट्राइवेलेंट कोई आयन हो, तो उसको हम किस तरह से ले सकते हैं, ये भी आप इसको देख सकते हैं। यहां पर सपोज कीजिए उसको देखिए, जैसे कि मान लो यहां पर मैं ले रहा हूं एल्यूमिनियम एसीटेट, ये एल्यूमिनियम एसीटेट है। फिर यहां पर मैंने लिया एसिटिक एसिड, फिर मैंने एक और कंपाउंड लिया, इसी का लूंगा क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, और मैंने लिया HCl। ठीक, अब देखिए जरा, इसमें भी आपको वही चीज दिखाई देगी। अगर मैं इसको और इसको प्लस कर दूं और उसमें से ये माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा। देखिए जरा, अगर मान लीजिए ये है x, वही ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये निकालने का है, ये y, ये z। तो क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन ये निकला कि मुझे x और z को प्लस करना है और उसमें से y को माइनस करना है। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, यहां पर 3 एसीटेट हैं, यहां पर 3 एसीटेट हैं, और यहां पर आप देखेंगे कि एक ही ये एसीटेट आयन इसमें प्रेजेंट है। तो इस फैक्टर को हमको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि पहले हम लिख देंगे यहां पर चल जाएगा, चलिए इतना स्पेस है, CH3 COO होल थ्राइस एल्यूमिनियम प्लस HCl, और क्या है ये, लैम्डा एम, और यहां से माइनस कर देते हैं क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड, लैम्डा एम। मगर यहां 3 है, यहां 1 है, तो क्या करना पड़ेगा हमको ये करना पड़ेगा कि यहां भी हमको 3 करना पड़ेगा। ये मैं कर देता हूं 3 यहां लगा सकता हूं, यहां लगा देता हूं, ये 3 करना पड़ेगा मुझको। अब यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है, तो ये बैलेंस हो गया। देखिए, देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, यहां पर 3 है एसीटेट आयन, फिर एल्यूमिनियम ये प्लस है, फिर 3 लैम्डा एम HCl है, फिर माइनस लैम्डा एम नॉट और एल्यूमिनियम क्लोराइड है। 3 Cl से 3 Cl कैंसिल हो जाएंगे, और यहां पर हमको जो मिलेगा आखिरी में वो मिलेगा लैम्डा एम नॉट 3 क्या, एसिटिक एसिड। अब क्योंकि ये लैम्डा एम 3 आया हुआ है, 3 तो नहीं चलता, 1 चलता है, तो हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा, किससे, 3 से। और फिर जो वैल्यू आएगी आपकी, मान लीजिए जो भी वैल्यू आएगी एसिटिक एसिड की, वही कहलाएगी इसकी मोलर कंडक्टिविटी, ये नहीं कहलाएगी।
तो ये बात ध्यान में रखना है इस तरह के केसेस में। ये तो सिंपल है, ये थोड़ा उससे डिफरेंट था, ठीक है। यहां पर उससे डिफरेंट आप एक्स वाई जेड की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप ऐसे ही फॉर्म लिख सकते हैं, ऐसे फॉर्म में ज्यादा समझना आसान है। तो इस तरह से ये आपका एक न्यूमेरिकल तैयार हुआ है। ये कंपटीशन में भी काम में आएगा, या आपको एकेडमिक्स में भी काम में आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन। नेक्स्ट एप्लीकेशन जो कोलबर्ग लॉ का है, वो एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको मैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी कह सकता हूं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन की बात निकली है, तो मुझे लगता है इसके बीच में क्या अंतर है ये भी आपको बताना बहुत आवश्यक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन? डिसोसिएशन होता है आयोनिक कंपाउंड्स में, केवल आपको डिसोसिएट होना है, आपके आयन्स तो ऑलरेडी हैं। ये किसमें होता है? आयोनिक कंपाउंड्स में। यानी जैसे कि सोडियम क्लोराइड, एक्चुअली सॉलिड स्टेट में भी सोडियम क्लोराइड इसी फॉर्म में रहता है, आयनिक फॉर्म में। आपने सॉलिड स्टेट चैप्टर में सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की स्ट्रक्चर देखी होगी। तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, वो 6 सोडियम आयन 6 क्लोराइड आयन से सराउंडेड रहते हैं, 6 क्लोराइड आयन 6 सोडियम आयन से सराउंडेड रहते हैं। तो आयंस ऑलरेडी हैं, केवल उनको एक मीडियम चाहिए डिसोसिएट होने के लिए, अलग होने के लिए। सेपरेशन मींस, डिसोसिएशन मींस सेपरेशन ऑफ आयंस। तो इस डिसोसिएशन का मतलब क्या हुआ? सेपरेशन ऑफ आयंस। फॉर्मेशन नहीं है, कोई आयंस नहीं बन रहे हैं, आयंस पहले से ही बने हुए थे, केवल उनको एक मीडियम चाहिए था वाटर जैसा, जिससे कि वो सेपरेट हो जाए। तो डिसोसिएशन आयोनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। जितने भी आयोनिक सॉल्ट्स हैं वो सारे डिसोसिएट होते हैं, आयोनाइज नहीं होते। दूसरा है आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन जो है ये कोवेलेंट कंपाउंड्स में होता है। कोवेलेंट कंपाउंड्स में आयंस पहले से नहीं होते। जब वो वाटर के कांटेक्ट में आते हैं और पोलर होते हैं नेचर के, तो इस वजह से वहां पर हाइड्रेशन होता है और वो आयंस बनते हैं, फॉर्मेशन होता है। यहां होता है फॉर्मेशन ऑफ आयंस और यहां होता है सेपरेशन ऑफ आयंस। इनका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ आयंस। फॉर एग्जांपल HCl। HCl को जब हम वाटर में डालते हैं, HCl ओरिजिनली HCl एज अ गैस, जब वाटर में इसको डालते हैं एक्वस हो जाता है, तो वाटर में ये H प्लस एक्वस और Cl माइनस एक्वस में टूट जाता है। ये फॉर्मेशन है, पहले नहीं था, क्योंकि HCl में इस तरह का कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ये पोलर कोवेलेंट है। जब इसको सुटेबल मीडियम मिलता है तो ये आयोनाइज हो जाता है, आयंस बनाता है। इसी तरह से H2SO4 जो है ओरिजिनली इनमें कोई आयंस नहीं है, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है। HNO3 ये भी उसी तरह का है। एसिटिक एसिड और जितने भी एसिड्स हैं इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक, वो सारे ही कोवेलेंट हैं, ठीक है। तो ये जो है ये भी इस तरह से 2H प्लस और SO4 2 माइनस, ये इस तरह से। तो आप समझ गए कि आयोनाइजेशन और डिसोसिएशन में क्या डिफरेंस है। और जहां तक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात है, कोवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं वो भी स्ट्रांग और वीक हो सकते हैं, और जो आयोनिक है वो भी स्ट्रांग और वीक हो सकते हैं। ये 11th क्लास में जो आपने एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड जो चैप्टर है वहां पर ये सब पढ़ा होगा, पीएच वगैरह निकाला होगा। खैर, अब देखिए जरा, हमने कहा डिटर्मिनेशन ऑफ अल्फा, ये अल्फा किस तरह से निकलता है ये हमको देखना है। एप्लीकेशन
समझने के लिए 1 या 2 लाइन का होता है, लेकिन उसके पीछे जो थियरी है उस थियरी को समझना जो है आपके लिए ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो यहां देखिए, मान लीजिए ये है लैम्डा m वैल्यू किसी इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट AB की वैल्यू है, AB है इलेक्ट्रोलाइट और कैसा है, वीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। ये लैम्डा m है किसी भी नॉर्मल कंसंट्रेशन पर, एट नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी कॉन्सेंट्रेशन, एनी कॉन्सेंट्रेशन। और लैम्डा m नॉट ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किस पर है, ये है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कि पूरी तरह से पूरा अलग हो जाना, आयोनाइज या फिर डिसोसिएट। और यहां क्या है, यहां पार्शियल है, जिसका मतलब है कि ये पार्शियल है, इसका मतलब है कि ये कंप्लीट है। तो देखिए जरा, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं ए बी का। अब ए बी जब इस केस में है, ऊपर वाले केस में, ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2, तो मान लीजिए केस नंबर 1 है, तो यहां तो ये पार्शियली आयोनाइज हो रहा है, ए प्लस और बी माइनस। ठीक है, ए प्लस और बी माइनस पार्शियली आयोनाइज हो रहा है। कितना हो रहा है, 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 30% हो सकता है, लेकिन 100% नहीं होगा। जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन हुआ केस 2, तब ए बी कंप्लीटली आयोनाइज या डिसोसिएट हो रहा है, पूरा 100%, पूरा 100% आयोनाइज हो रहा है। तो मान लीजिए मैं लैम्डा m निकालता हूं इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आयंस के लिए, इसका तो कुछ होगा नहीं, इन दोनों आयंस का होगा, वो इन दोनों तरह के आयंस का जो भी होगा, और यहां इसके लिए होगा। तो मान लीजिए मैं अगर ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू को, ऊपर की वैल्यू को नीचे की वैल्यू से डिवाइड करूं, तो उससे मैं वो परसेंटेज, वो फ्रैक्शन पता कर सकता हूं कि नहीं, कि कितना आयोनाइज होगा। अगर मान लीजिए ये कितना है, मान लीजिए मैं यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए 100 AB थे, 100 AB थे, और ऊपर वाले केस में, केस 1 में, उनमें से 10 AB आयोनाइज या डिसोसिएट हुए, तो क्या बनेगा यहां पर 10A प्लस और 10B प्लस बनेगा। और नीचे वाले केस में, केस 2 में 100A प्लस और 100, सॉरी बी प्लस नहीं, बी माइनस है, बी माइनस बनेगा। तो इससे मैं ये पता लगा सकता हूं कि नहीं, कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या है। सामने बिल्कुल मुझे दिख रहा है यहां पर कि उस कॉन्सेंट्रेशन में यहां पर अल्फा की वैल्यू कितनी होगी। निश्चित रूप से निकाल सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू होगी 0.1, यानी कितना, 10% होगी। ये मैं निकाल सकता हूं किसी एक कॉन्सेंट्रेशन में, गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर। ये बात जरूरी है। अगर मान लीजिए यदि एक कॉन्सेंट्रेशन कोई डेफिनेट उस पर 10 हो रहा है, तो जरूरी नहीं है दूसरे पर 10 होगा, दूसरे पर वो 20 भी हो सकता है, लेकिन ये है इनफाइनाइट पर। तो यहां पर साफ दिख रहा है कि ये 10% है। इसका फॉर्मूला मैं यहां पर लिखूंगा, लैम्डा m बाय लैम्डा m नॉट इज इक्वल टू अल्फा। This is how we can find the degree of dissociation or degree of ionization of weak electrolyte. ये दूसरा एप्लीकेशन है। अब नेक्स्ट इसका एप्लीकेशन जो इसी से रिलेटेड है, नेक्स्ट एप्लीकेशन जो है थर्ड, वो है कि आप इस अल्फा को निकालने के बाद अगर कोई वीक एसिड है, तो उस एसिड का आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट, जो अलग अलग बुक्स में दिया रहता है, वो निकाल सकते हैं। के, कोई बेस है तो उसका के भी निकाल सकते हैं आप, उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट। और कोई इलेक्ट्रोलाइट है, मान लीजिए सॉल्ट है, तो आप उसका KH निकाल सकते हैं। किस तरह से, जरा देखिए। मान लीजिए ये एसिड है HA,
ये सारा जो मैंने बताया है, ये या बता रहा हूं, ये 11th क्लास का बेसिक टॉपिक है, यहां उसका एप्लीकेशन है। आपने Ka को आयोनाइज किया, H प्लस बना, A माइनस बना। अब आपने इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया। लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया तो क्या होगा, Ka इज इक्वल टू H प्लस A माइनस अपॉन HA। अब अगर इनकी वैल्यूज हमको निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? इनकी वैल्यू देखिए जरा। पहले मान लीजिए बिफोर आयोनाइजेशन ये HA जो था वो कितना था, C। बिफोर आयोनाइजेशन H प्लस कितना था, 0। A माइनस कितना था, 0। अब इसमें आयोनाइजेशन हुआ तो इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, इक्विलिब्रियम पर मान लीजिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या आयोनाइजेशन यहाँ पर अल्फा है, तो अब बचेगा कितना, C माइनस C अल्फा। ये वैल्यू होगी HA की। अब आफ्टर डिसोसिएशन C माइनस C अल्फा। फिर H की कितनी होगी, H प्लस होगा C अल्फा, और A माइनस भी होगा C अल्फा। ठीक है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि ये इस तरह से कैसे हुआ। मैं उनके लिए बताना चाहूंगा। सपोज कीजिए कि HA के 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स, और यहां पर अल्फा जो है वो परसेंटेज है। सपोज कीजिए 10% गया, तो 100 में से अगर 10% जाएगा तो कितना बचेगा, 90 बचेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, कि 100 माइनस 100 इंटू 10/100, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90। और यहां कितनी वैल्यू है, 10। तो यहां जब वो 10 जाएंगे तो 10 Ca का 10 H प्लस होंगे और 10 A माइनस होंगे। और यहां ये क्या थे, 10, ये 10 ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स थे इसके HA के। तो यहां ये जो वैल्यू है C, ये है, मान लीजिए ये 100 को डिनोट करती है, C वैल्यू 100 को डिनोट करती है। और जो C अल्फा है माइनस C अल्फा, तो C अल्फा यहां पर ये वाला C डिनोट कर रहा है 100 को, और अल्फा वैल्यू जो डिनोट कर रही है वो 10/100 को डिनोट कर रही है। ये वाली वैल्यू जो है 10/100 ये अल्फा को डिनोट कर रही है। और बाकी इस तरह से आप समझ सकते हैं। ये मैंने स्पेशली उन बच्चों के लिए बताया है जो बायोलॉजी ऑप्ट करते हैं और इस वजह से शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। वैसे कोई बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। तो ये आपकी Ka की वैल्यू यहां से आ जाएगी। यहां पर आप इनकी वैल्यूज रख दीजिए। वैल्यूज क्या होंगी वो देखिए। यहां पर होगा C अल्फा, यहां पर होगा C अल्फा, और यहां पर C1 माइनस अल्फा, C1 माइनस अल्फा। तो क्या होगा आप देख सकते हैं, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है और यहां पर C है, तो ये क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा C अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Ka। अगर अल्फा की वैल्यू, ध्यान में रखिए, अगर अल्फा की वैल्यू 50% से कम है, 0.5 से अगर ये वैल्यू कम है तो इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। और जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट में कम ही होती है, तो हम इसको नेग्लिजिबल मान रहे हैं और कह रहे हैं C अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka। तो K आप निकल सकते हैं कि नहीं, इस वैल्यू से आप Ka निकाल सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन पता होगा, अल्फा पता होगा, आप Ka निकाल सकते हैं, वेरी इजी। इसी तरह से आप Kb भी निकाल सकते हैं जो कि आयोनाइजेशन कांस्टेंट है बेस का, और इसी तरह से आप KH भी निकाल सकते हैं। KH जो सॉल्ट के लिए आप यूज करते हैं, जब कोई सॉल्ट होता है उसका आयोनाइजेशन होता है तो उसमें जो आपका कांस्टेंट आता है, ये कांस्टेंट जो इक्विलिब्रियम पर एस्टेब्लिश होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए,
ये भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ये तीसरा एप्लीकेशन हो गया। इस पर बेस न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत इजी होते हैं और आप कर सकते हैं उनको। अब इसका फोर्थ एप्लीकेशन देखिए जरा। इन्हीं की मदद से मान लीजिए मैंने के निकाल लिया है, तो अब मैं क्या निकाल सकता हूं, अल्फा निकाल लिया है, तो मैं पीएच भी तो निकाल सकता हूं। मैं पीएच निकाल सकता हूं बहुत इजीली। पीएच क्या होता है, तो इसमें फोर्थ एप्लीकेशन जो होगा वो डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच फॉर वीक एसिड्स एंड बेसिस, वीक एसिड्स बेसिस और सॉल्ट्स सबका निकाल सकते हैं। वीक जो है कैसे निकालेंगे, अभी आपने देखा कि एसिड अगर कोई वीक है और वो इस तरह से आयोनाइज हो रहा है, फिर आप अप्लाई कर रहे हैं इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन, और ये इस तरह की इस तरह का फॉर्मूला लिख रहे हैं आप यहां पर, तो अगर अल्फा की वैल्यू पता होगी तो आप एच इजीली निकाल सकेंगे। आपको अगर ये पता है कि इसमें से कितना यहां पर जा रहा है, तो आप पता लगा लेंगे कि H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन है पता आपको, तो पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस निगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन आप निकाल सकते हैं। क्योंकि अल्फा अगर पता है आपको, मैंने बताया था आपको कि अल्फा पता हो तो H प्लस कैसे पता होगा आपको, वो आप लगा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई बेस है, जैसे कि मान लीजिए ये एक वीक बेस है NaOH, और ये ऐसे आयोनाइज होता है B प्लस OH माइनस, इसका एग्जाम्पल NH4OH हो सकता है। इस पर हम लॉ ऑफ मास एक्शन लगाएंगे, तो लॉ ऑफ मास एक्शन से Kb इज इक्वल टू बी प्लस OH माइनस अपॉन BOH, ये मिल जाएगा। और आप इस तरह से Kb तो निकाल ही सकते हैं, साथ में यहां OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन भी आपको पता हो जाएगी। OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन पता होने से आप POH निकाल सकते हैं। POH इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, और आपको पता है कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ pH ऑफ अ वीक बेस। ठीक है, तो ये Kb निकालने की भी एक मेथड है, ये pH निकालने की भी मेथड है, लेकिन सबसे पहले आपको जो पता होगी वैल्यू, वो होगी किसकी, अल्फा की। अल्फा पता लगाने के बाद आप निकालेंगे क्या, आप निकालेंगे K, आप निकालेंगे Kb, आप निकालेंगे pH, आप निकालेंगे POH, एसिड बेस, और इवन सॉल्ट्स के लिए भी जो KH वैल्यू होती है वो भी आप इससे निकाल सकते हैं इजीली। तो ये आपका नेक्स्ट ये एप्लीकेशन हुआ पूरा यहां पर। अब इसका जो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन हुआ जिसमें कि हमने किसी इलेक्ट्रोलाइट की सीरीज में से किसी एक इलेक्ट्रोलाइट का लेमडा m डिटर्मिनेशन किया, लेमडा m नॉट। फिर उसके बाद दूसरा एप्लीकेशन कौन सा हुआ, फिर दूसरे एप्लीकेशन में हमने ये फाइंड किया कि हम किसी भी वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट का Kb, Ka, KH कैसे निकालेंगे। फिर हमने pH और POH की बात की। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशन हुए। इसके बाद और एप्लीकेशन हम देखते हैं। अब नेक्स्ट एप्लीकेशन इसका जो है एप्लीकेशन है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ sparingly soluble salts। सबसे पहले आपको इस वर्ड का मीनिंग जानना होगा कि व्हाट आर स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स।
स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स यानी यहां पर सॉल्वेंट हम वाटर को कंसीडर कर रहे हैं, और जो सॉल्ट्स बहुत ही कम अमाउंट में वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनका जो डिसोल्यूशन होता है बहुत कम होता है, उनको स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स कहते हैं। 11th क्लास में और 12th क्लास में भी जो सॉल्ट एनालिसिस का टॉपिक है उसमें बेसिक रेडिकल्स में स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इन दो टर्म्स का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के। स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स के एग्जांपल हैं लेड क्लोराइड। लेड क्लोराइड कोल्ड वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्युबल नहीं है। इसके बाद है सिल्वर क्लोराइड, फिर इसके बाद है आपका कैल्शियम सल्फेट, फिर बेरियम सल्फेट, फिर कॉपर सल्फाइड, देन आयरन सल्फाइड, फिर सल्फाइड, फिर इसके बाद है मर्क्यूरिक सल्फाइड, फिर इसके अलावा क्या है, इसके अलावा है लेड सल्फाइड एटसेट्रा। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं। और स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट नाम का टर्म जो आपने लास्ट ईयर 11th में पढ़ा है वो यूज होता है। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं मैं जनरल आइडिया देता हूं, हालांकि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इस टॉपिक से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब इस तरह के स्पेरिंगली सॉल्ट, जैसे कि मान लीजिए ए बी है, ए बी स्पेरिंगली सॉल्युबल है तो बहुत ही कम आयोनाइज होगा ए प्लस और बी माइनस, और सॉल्युबिलिटी जो भी होगी वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगी एट डेफिनेट टी। एक डेफिनेट टेम्परेचर पर ये सॉल्युबिलिटी होगी, इस तरह से आयोनाइज होगा। तो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर यहां पर अगर आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई कर देते हैं K इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस अपॉन ए बी, तो जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर इस तरह के स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स में, उसी को हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। यानी कि K इंटू ए बी, ये ए बी है, K इंटू ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस, और ये पूरा जो टर्म है इसको हम लिखते हैं KSP। KSP यानी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस, इसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की डेफिनेशन? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट इज the ionic product of its cations and anions at definite temperature पर। यानी कि एक डेफिनेट टेम्परेचर पर जब स्पेरिंगली सॉल्युबल आयोनाइज होता है बहुत ही कम अमाउंट में, तो उसके आयंस का जो आयोनिक प्रोडक्ट होता है उसको कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। एक खास बात आपको बताना चाहूंगा यहां पर, जो कि प्रैक्टिकल से रिलेटेड है, बेसिक रेडिकल्स के डिटेक्शन से, आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है, कि ये जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है वो ए प्लस और बी माइनस के बराबर होता है। अगर सपोज कीजिए मैं इसमें कहीं एक फॉरेन रिएजेंट डालूं दूसरा, जिसमें कि ए प्लस या बी माइनस में से कोई एक कॉमन हो, मान लीजिए अगर कोई एक कॉमन हो तो क्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि ये इस तरफ थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए। और दूसरी बात कि अगर मान लीजिए किसी सब्सटेंस के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, अगर किसी सब्सटेंस के लिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की वैल्यू कम है, तो उस सब्सटेंस की वो वैल्यू जानकर हम कुछ आयंस को प्रेसिपिटेट आउट कर सकते हैं। तो खैर ये बात तो हुई केएसपी के बारे में। अब ये देखिए कि इसका लैम्डा नॉट एम से क्या रिलेशन है। देखो जरा, अगर मान लीजिए आपको लैम्डा एम नॉट किसी स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के कैटायंस और एनायंस के बारे में आपको पता है, मान लीजिए मैं यहां पर ले रहा हूं ए बी, इस ए बी में इस तरह से आयोनाइजेशन हुआ ए प्लस एंड बी माइनस। अब सपोज कीजिए आपको लैम्डा नॉट एम ए की वैल्यू पता है एक्स ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड मोल इनवर्स। आपको लैम्डा एम नॉट
बी के बारे में पता है क्या, y ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आप क्या कर सकते हैं, इससे आप निकाल सकते हैं इसकी मदद से अल्फा की वैल्यू। अल्फा की वैल्यू आपको अगर पता चल गई तो आप उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस हैं, जैसा कि अभी बताया था मैंने आपको, उनकी मोलैरिटी, उनका आयोनिक कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं कि नहीं। आप सबसे पहले अल्फा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा की वैल्यू निकालने के बाद आप जो A प्लस और B माइनस हैं उनकी भी कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। और ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, यही तो है सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी ही है, ये मोलैरिटी यानी सॉल्युबिलिटी है। और जब सॉल्युबिलिटी आपको पता चल जाएगी तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी पता चल जाएगा, Ks भी पता चल जाएगा। अगर आपको A प्लस पता है, आपको B माइनस पता है, तो आपको Ksp भी पता चल जाएगा। देखिए जरा एक एग्जांपल मैं आपके सामने रख रहा हूं, इससे आपको थोड़ा सा 11th का जो है इक्विलिब्रियम का पार्ट वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए मान लीजिए मैं एक सॉल्ट ले रहा हूं लेड क्लोराइड का। लेड क्लोराइड इस तरह से आयोनाइज होगा Pb2+ एंड 2Cl-। ठीक, अब आपको मान लीजिए लैम्डा m नॉट पता है दोनों के लिए, लेड आयन के लिए भी पता है, क्लोराइड आयन के लिए भी पता है। तो आप उससे क्या निकाल लेंगे, उससे आप अल्फा निकाल लेंगे, इससे आप निकालेंगे अल्फा, अल्फा से निकालेंगे आप क्या, अल्फा से आप ये कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, ये वाली ये कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे। ये कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद आप क्या करेंगे, ये कॉन्सेंट्रेशन निकालने के बाद आप ये फॉर्मूला रखेंगे Ksp और इज इक्वल टू, यहां जरा ध्यान दीजिएगा आप, लेड 2+। और यहां ये जो क्लोराइड होते हैं इनको किस तरह से लिखा जाता है वो जरा देखिए। यहां पर इसको इस तरह से लिखा जाता है 2Cl-2। ये भी 11th का ही पार्ट है, क्योंकि यहां पर ये 2 है, इसके 2 मोल्स हैं। और जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करते हैं तो हम उस पर पावर लगाते हैं जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। अब मान लीजिए यहां पर सॉल्युबिलिटी को हम मेंशन करते हैं S से, ये S से मेंशन किया तो यहां क्या हो जाएगा, ये 2S होगा, 2S और उसका स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया 4H²। और यहां कितना होगा, यहां S होगा, तो S इंटू 4S² इज इक्वल टू क्या होगा, ये होगा इज इक्वल टू 4S³। ये 4S³ यानी ये किसकी वैल्यू है, Ksp की। So this is how you can find the solubility product of sparingly soluble salts by using the data of molar conductivity at infinite dilution। तो इसको आप थोड़ा सा गौर कीजिए इस पर। न्यूमेरिकल्स का जहां तक सवाल है, न्यूमेरिकल्स सारी इस थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। जब थ्योरी क्लियर होगी तभी आपके न्यूमेरिकल्स क्लियर होंगे। तो आप इसको देखिए और जो न्यूमेरिकल्स हैं पहले इजी सॉल्व कीजिए, फिर डिफिकल्ट सॉल्व कीजिए, ठीक है, और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ओके, थैंक यू।